नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और ख़ासतौर से मोदी को क्या डरना चाहिए, ये एक सवाल है जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी बुरी तरह से हार गई, तो मोदी को डरना चाहिए। विपक्ष एक हो रहा है तो मोदी को डरना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी में आपसी गुटबाजी है तो मोदी को डरना चाहिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व का मामला सुलट नहीं रहा तो मोदी को डरना चाहिए। तेलंगाना में कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद जो परिस्थितियों में बदलाव आया है तो मोदी को डरना चाहिए। कुल मिलाकर मामला ये है कि मोदी को हर सूरत में डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? देखिए, चुनाव तो थोड़ा डर तो सबको होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी को ये अधिकार भी नहीं है, न तो नैतिक न संवैधानिक, कि वो जनता के फैसले को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, समर्थन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ये मान कर चले कि ऐसा ही होगा। लेकिन विश्वास, आत्मविश्वास अलग चीज़ है। अब सवाल यह है कि मैं कह रहा हूँ कि मोदी को क्यों नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी आजकल अमेरिका की यात्रा पर है। अमेरिका की यात्रा में वो जो बातें कह रहे हैं, सुनिए, उसके बाद बताता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी को नहीं डरना चाहिए। उनसे सवाल पूछे गए, उनसे सवाल पूछा गया डिलिमिटेशन को लेकर। पहले नए संसद भवन पर पूछा गया कि 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, ऐसा क्यों किया गया है? तो उनके जवाब से पता चला कि उनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा पता नहीं किस आधार पर तय किया, कैसे इस फिगर पर पहुँचे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और उनको लग रहा है कि ये भारत सरकार कर रही, भारत सरकार तय करेगी कितनी सीटें होंगी। 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जिसमें सीटों की संख्या लोकसभा और विधानसभाओं की बढ़ेंगी। अब राहुल गांधी को अगर पता होता तो वो जानते कि भारत में एक डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो तय करता है कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, किस विधानसभा या किस लोकसभा क्षेत्र में कितना इलाका होगा, जिसको कहते हैं चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। वो ये परिसीमन आयोग तय करता है। तो भारत का परिसीमन आयोग, राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि उसके पास जितनी ताकत है न संसद के पास है और न सुप्रीम कोर्ट के पास है। परिसीमन आयोग की जो सिफारिश है उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका फैसला अंतिम है। परिसीमन आयोग की सिफारिशें लोकसभा और विधानसभाओं से पास कराई जाती हैं, लेकिन लोकसभा या विधानसभा उसमें कोई छोटा सा भी संशोधन नहीं कर सकती। यानी जो परिसीमन आयोग ने फैसला किया वो अंतिम है, उसको कोई सरकार नहीं बदल सकती। ये बात राहुल गांधी को न तो पता है न समझ में आती है। पहला परिसीमन हुआ था देश में 1952 में, वो 1951 के सेंसस के आधार पर परिसीमन होता है, जनगणना के आधार पर। आबादी कितनी है उसके अनुपात में कितनी संख्या होनी चाहिए सांसदों की और विधायकों की, उससे तय होता है। दूसरा परिसीमन हुआ 1963 में 1961 के जनगणना के आधार पर। उसके बाद हुआ 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर। और इन तीनों में जो है सदस्यों की संख्या में बदलाव हुआ। जब पहला हुआ था 1952 में, तब लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 494, यानी 494। आज है 543। तो 2002 में भी परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल चुनाव क्षेत्रों की जो सीमा है उसका पुनर्निर्धारण किया गया। उसी समय तय हुआ था कि 2026 में जो डिलिमिटेशन होगा उसमें संख्या बढ़ाई जाएगी, और ये जो अभी तक परंपरा रही, परिपाटी रही है, वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाती है। ये ठीक है, दक्षिण के कुछ राज्य कह रहे हैं कि हमने परिवार नियोजन के उपाय जो है अच्छी तरह से लागू किए, इसलिए हमारी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो हमको इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार और परिसीमन आयोग दोनों इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी, लेकिन राहुल गांधी को तो ये सब पता ही नहीं है, तो जल्दी से इस सवाल से हट गए। उन्होंने इस सवाल से हटकर क्या किया? सीधा हमला किया हिंदू धर्म पर, हिंदू संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर। उन्होंने सेंगोल का मजाक उड़ाया।
सेंगोल का मजाक उड़ाया और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के सामने जो साष्टांग दंडवत किया उसका मखौल उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग इस बात से क्या खुश नहीं हैं कि मैंने वैसा नहीं किया यहाँ। अब आप समझिए कि जो थोड़ा सा भी हिंदू धर्म को समझता है, सनातन संस्कृति को समझता है, उसको पता है कि साष्टांग दंडवत का मतलब क्या होता है। साष्टांग दंडवत हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की वो परंपरा है जिसके जरिए आप ईश्वर के सामने समर्पण, पूर्ण समर्पण करते हैं। यानी आप अपने अंदर जो अहंकार है उसको पूरी तरह से विदा कर देते हैं कि मैं आपके सामने अपने को समर्पित कर रहा हूँ। वहाँ कोई अहंकार नहीं होता कि मैं क्या हूँ, आप जानते हैं कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मैं क्या हूँ ये तो पता होना चाहिए। तो उन्होंने साष्टांग का मजाक उड़ाया, उन्होंने सेंगोल का मजाक उड़ाया और साष्टांग दंडवत करने वाले प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया। ये एक बात, भारतीय संस्कृति के बारे में उनको कोई बेसिक जानकारी भी नहीं है, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। उनकी बातों से इसका भी खुलासा हो गया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब वो राजनीति में आए थे तब उनको इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि कभी उनकी सदस्यता जा सकती है। ये है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हम कानून से ऊपर हैं। जाहिर है कि आपको कानून तो मालूम होगा, अगर कानून मालूम ही नहीं है तो ये तो और भी बुरी बात है। संविधान में, कानून में इस बात की व्यवस्था है, व्याख्या है कि किन परिस्थितियों में किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य की सदस्यता जा सकती है। चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता जाने का एक प्रोसीजर तय है कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक। उसके उल्लंघन में किसी की भी सदस्यता जा सकती है और ये कानून सब पर लागू होता है। लेकिन राहुल गांधी को लगता था कि जब वो राजनीति में आए तो उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। इस तरह के कानून सामान्य लोगों के लिए हैं, राजा महाराजाओं के लिए थोड़े होते हैं। जो एंटाइटल्ड लोग होते हैं, जिनमें पारिवारिक श्रेष्ठता का बोध होता है, उनको लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं। और वो भाव अभी तक राहुल गांधी के मन से गया नहीं है। सदस्यता चली गई, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, लोगों का विश्वास नहीं है। इस सब के बावजूद उनको लगता है कि वो श्रेष्ठ हैं आम लोगों से, भारत के आम लोगों से। तो इसलिए कानून उन पर वो लागू नहीं होना चाहिए जो भारत के आम लोगों पर लागू होता है। फिर उन्होंने नए संसद भवन का मजाक उड़ाया। कहा कि दरअसल मोदी सरकार जो मुद्दे हैं असली, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन के लिए संसद भवन का निर्माण कराया गया। ये फिर एक बार उन्होंने अपनी जानकारी के अभाव का प्रदर्शन किया। आपको पहले भी बता चुका हूँ, संक्षेप में 2-4 लाइनों में फिर से बताता हूँ कि पुराने संसद भवन के बारे में सबसे बड़ी समस्या जो विशेषज्ञों ने बताई, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं, ये सिस्मिक जोन में आता है दिल्ली और ये भूकंप रोधी इमारत नहीं है। बड़ा भूकंप आने पर ये बिल्डिंग गिर जाएगी, वैसे भी ये गिरने की हालत में है, इसकी अब कोई मरम्मत नहीं हो सकती है। और 2026 में परिसीमन होना है, ये सबको पता है। उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो राज्यसभा के भी सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो उनके बैठने के लिए जगह कहाँ से आएगी? क्या 2 शिफ्टों में संसद चलेगी जैसे कोरोना के समय चल रही थी? अब ये सब जिसको समझ नहीं हो इन चीज़ों की, वही कह सकता है नए संसद भवन का निर्माण ध्यान बटाने के लिए किया गया है। कोई निर्माण कैसे जो है ध्यान बटाने के लिए किया जा सकता है, और अगर किया जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। विध्वंस हो तो दिक्कत की बात है। निर्माण पर क्यों एतराज़ होना चाहिए? निर्माण पर क्यों एतराज़ होना चाहिए? निर्माण तो अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन स्वागत कैसे करें? अगर मोदी कोई काम कर रहे हैं तो उसका स्वागत कैसे करें? तो इन बातों को सुनिए। अभी उनका दौरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी बोलेंगे। 80 के दशक वाली बात मैंने कल बताई थी कि किस तरह से दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोला। मुसलमानों के बारे में राहुल गांधी को अगर ये बात नहीं पता है जो पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमान, भारत में जो मुसलमान है वो दुनिया की किसी देश से ज़्यादा सुरक्षित
और अच्छी हालत में है। दुनिया में अगर कोई एक देश है जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो वो है भारत। इसके बावजूद वो देश का अपमान करते हैं जब वो कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल वो विरोध कर रहे हैं मोदी का, लेकिन उसके साथ ही वो अपनी पुरानी सरकारों की भी पोल खोल रहे हैं जो उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे दलितों और मुसलमानों का उदाहरण उन्होंने 80 के दशक का दिया, वैसे ही अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमान डरा हुआ है तो 55 साल से ज़्यादा जो आपके परिवार और आपकी पार्टी ने राज किया उसमें क्या किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आप ही की सरकार के समय में आई थी, तो उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मुसलमानों के लिए क्या किया? क्यों उनमें सुरक्षा का भाव अगर नहीं है तो क्यों उनमें सुरक्षा का भाव आप नहीं पैदा कर पाए? 55 साल से ज़्यादा और कितना समय चाहिए? तो इस तरह के झूठ पर जो है कोई नैरेटिव खड़ा नहीं होता। खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो मिनटों में ही, कुछ क्षणों में ही धड़ाम से गिर पड़ेगा, जो राहुल गांधी के साथ अक्सर होता है। अक्सर क्या मतलब, वो नियम बन चुका है। तो इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष एक हो जाए या न हो, राहुल गांधी एक और पदयात्रा कर ले या न करे, राहुल गांधी विदेश की 10 और यात्राएं कर लें या न करें, राहुल गांधी जितना भी भारत पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर हमला कर लें या न करें, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक राहुल गांधी राजनीति में हैं तब तक नरेंद्र मोदी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार राहुल गांधी बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हैं? आपको जिताने का बीड़ा तो मैंने उठाया है। आप जब भी महसूस करें आप कुछ संकट में हैं या कुछ परेशानी में हैं तो मुझे याद कीजिए, मुझे आगे कीजिए, देखिए मैं कैसे सारा संकट दूर कर देता हूँ। तुरंत मैदान में उतरूँगा और फिर ऐसा सेल्फ गोल करूँगा, इतने सेल्फ गोल करूँगा, अगर हमारी पार्टी अगर जो है कोई अच्छा मूव करके गोल की ओर बढ़े आपके, तो मैं गोल होने नहीं दूँगा, तो वो गोल उतार नहीं पाएगी हमारी पार्टी। तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एसेट है जो उससे निश्चिंत करते हैं, कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए। राज्यों के चुनाव में उनका कोई असर नहीं है। राज्य में जहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, वहां स्थानीय नेताओं के कारण गांधी परिवार के नाम पर अब वोट नहीं मिलता। गांधी परिवार के नाम पर और ख़ास तौर से राहुल गांधी के नाम पर अब भाजपा को वोट मिलता है। तो राहुल गांधी जितना बोले, जितना सक्रिय रहें भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना अच्छा है। और पार्टी को पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए कि राहुल गांधी बोलते रहें, कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो ज़रूर बोलते रहें और इस तरह की विदेश यात्राएं और करते रहें। और सैम पित्रोदा जैसे उनके जो सलाहकार उनको जो सलाह देते हैं, हुआ तो हुआ, 1984 के दंगों के लिए सैम पित्रोदा ने यही तो कहा था, हुआ तो हुआ। फिर उसके बाद मतदाता बताता है, जब नतीजा आता है तो मतदाता अपने घर से बोलता है हुआ तो हुआ। हुआ तो हुआ ही होने वाला है 2024 में भी, जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ। राहुल गांधी हैं तब तक क्यों चिंता? राहुल के रहते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी पड़े तो ये ज़्यादा चिंता की बात है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चिंत रहना चाहिए कि राहुल गांधी के रहते उनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन युद्ध लड़ना पड़े या न लड़ना पड़े, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये सैनिक रणनीति का बड़ा पक्का नियम है कि फौज को हर समय युद्ध लड़ने की तैयारी में रहना चाहिए। इसीलिए किसी भी राजनीतिक दल को हर समय चुनाव लड़ने की तैयारी में रहना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।